बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि मैंने अभी जो भाजपा में टूटने की बात कही कि भाजपा के लोग बाहर जाके अपनी पॉलिटिक्स को साइडलाइन भी हो जाते हैं, पर वो एक नया रिवोल्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं या नई पार्टी बनाने का प्रयास नहीं करते हैं या तोड़ने की बात नहीं करते हैं भाजपा को। और कांग्रेस में क्यों हो जाता है? उसके पीछे किसी ने पूछा कि भाई इसका साइकोलॉजिकल लेवल पे जवाब क्यों है, ऐसा होता क्या है? अब इसका जवाब जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में छुपा है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं आप लोग को कि बीजेपी में भी लोग नाराज होते हैं, साइडलाइन होते हैं, टिकट कटते हैं, फैक्शंस भी बनते होंगे। और कांग्रेस में भी बहुत कमिटेड वर्कर्स और लीडर्स हैं। लेकिन जब हम पैटर्न देखते हैं तो दोनों पार्टीज की साइकोलॉजी अलग नजर आती है। आइडेंटिटी किस चीज से बनती है? पहली बात, कांग्रेस मॉडल जो है वो कई कांग्रेस लीडर्स की पॉलिटिकल आइडेंटिटी पार्टी के आइडियोलॉजी से, काम और लीडरशिप के स्ट्रक्चर से ज्यादा जुड़ी हुई है। मतलब कि साइकोलॉजी में से बोलते हैं पर्सनल लॉयल्टी मॉडल, यानी कि मैं इस लीडर के साथ हूँ या ना कि मैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ हूँ। जब लीडर से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं एक अलग प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ। इसीलिए कांग्रेस के इतिहास में कल बड़े नेता बाहर निकले और नई पार्टी बन गए, ये बहुत कॉमन बात है। भाजपा मॉडल क्या है? भाजपा के बहुत से लीडर्स की आइडेंटिटी बचपन या जवानी से ही एक बड़े से आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम में डेवलप होती है। मतलब कि उनके लिए पार्टी सिर्फ इलेक्शन मशीन नहीं होती है, वो उससे एक मिशन या मूवमेंट या कॉज के रूप में देखते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिशन ओरिएंटेड आइडेंटिटी। यानी सिंपल भाषा में कहूँ कि मेरे करियर इंपॉर्टेंट है लेकिन मूवमेंट मुझसे बड़ा है। इसलिए कई लोग साइडलाइंड होने के बाद भी सिस्टम के अंदर रहते हैं। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ एग्जिट होता क्या है और क्यों पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी बात है? हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं बाहर गया तो क्या होगा। कांग्रेस में हिस्टोरिकली जो है वो रीजनल सेट्रैप्स के पास होता था। मतलब अपना वोट बैंक, अपने वर्कर्स, अपने नेटवर्क, ये इसके इर्द गिर्द घूमता था। तो कि मैं अपनी पार्टी बना सकता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता था कि वो बना भी लेते थे। भाजपा में बहुत से लीडर जानते हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन से आता है। उन्हें लगता है पार्टी छोड़ने के बाद मेरी बार्गेनिंग पावर ड्रामेटिकली गिर सकती है। तो जो स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है, जो स्प्लिट का जो आइडिया है, वो साइकोलॉजिकली कम अट्रैक्टिव लगता है। तीसरी बात, हीरो कल्चर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल कल्चर। एक एनालॉजी समझिए आप। हीरो कल्चर में फुटबॉल टीम में सब कुछ एक सुपरस्टार के आसपास हो। अगर सुपरस्टार और मैनेजमेंट लड़ पड़े तो टीम टूट सकती है। इंस्टीट्यूशनल कल्चर में क्या होता है कि आर्मी में जनरल बदलते रहेंगे लेकिन इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करता है। लोग इंडिविजुअल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे अटैच होते हैं और उसको बड़ा मानते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कई बार भाजपा की इंस्टीट्यूशन हैवी और कांग्रेस को लीडरशिप हैवी स्ट्रक्चर के रूप में डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो रिएक्शंस है वो अलग अलग दिखते हैं। एक एक संक कॉस्ट साइकोलॉजी है। बीजेपी इको सिस्टम में कई लोग 20-30 साल तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, ग्रास रूट्स कैंपेन में काम करते हुए हैं। उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत गहरा होता है आरएसएस से। इसलिए उनके दिमाग में ये भी होता है कि मैंने जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक मूवमेंट को दिया है, तो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। साइकोलॉजी में इसे संक ऑफ इफेक्ट कहते हैं।